नाजरीन, ये है रेड लाइन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ दाएं जानब और बाएं जानब मिनिस्टर्स को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दूसरी बातों के अलावा इमरान खान को झूठा शख्स करार देते हैं। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरकजी लीडर सदर मुमलिकत को ख़त लिखता है कि मेरी जान को ख़तरा है। वफाक क्या करने जा रहा है? नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में किन इंतखाबात की तैयारी कर रही है? राना सनाउल्लाह इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेट चेयरमैन सादिक सिंजरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदतरीन ट्विटर तो गोलाबारी की जद में है, लेकिन यही सादिक सिंजरानी थे जब वो जीतते थे तो PTI भंगड़े डालती थी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज ट्रेंड क्या कर रहा है पाकिस्तान में। चमन में अफगानिस्तान की तरफ से गोलाबारी, हमारा एक रद्द अमल आया जो हमने फिजिकल काइनेटिक जवाब दिया वो अपनी जगह पर, लेकिन सफारती तौर पर जो जवाब आया उसके अंदर अफगानिस्तान के साथ भाईबंदी की बात की गई। वहाँ के ताज़ा तरीन हालात क्या हैं, वहाँ से हमें सईद अचकज़ई बता रहे होंगे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह खान की तरफ चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आज वज़ीर आज़म ने इमरान खान को फ्रॉड और झूठा कह दिया, आप उनको मुसलसल फितना कहते हैं, फिर उसके साथ ये भी कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन इस सेट पर मैं बाद में आऊँगा, ये जो सवालों का सेट है। ये बताएं, आप फैसलाबाद में क्या कर रहे हैं? पंजाब को सीधा कर रहे हैं? आपको तो मरकज़ में होना चाहिए। देखें, मैं क्योंकि अपना पंजाब PMLN की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि तमाम डिवीज़न्स में डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कन्वेंशंस किए जाए वर्कर्स को जो है वो पूरी तरह से मुतहर्रिक किया जाए। कल सियालकोट, रावलपिंडी और मर्दान में हुए हैं और इस हफ्ते में जो है वो बाकी जो हमारे डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं तो वहाँ पे जो है ये कन्वेंशंस होंगे। तो आज मैंने फैसलाबाद डिवीज़न की मीटिंग की है, तो उनको भी कहा है कि वो तैयारी करें और एक भरपूर जो है वो डिवीज़नल कन्वेंशन करें, जिसमें जो है वो डिवीज़न के अहदेदारों से लेके UC लेवल तक जो हमने तंजीम की है तमाम लोगों की हाज़िरी जो है उसको इंश्योर करें और उसमें आप इंतखाबात की तैयारी करें। राना साहब, तैयारी करें। जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तैयारी और जो मुतवक्को आमद है इस मौके पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसके इस्तकबाल की जो है वो तैयारी, ये 2 टास्क दिए हैं। तो उस मकसद के लिए जो है ये सारी जो है वो हम जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो राना साहब, इमरान खान फिर कामयाब हो गया, इलेक्शन करवा दिए ना उसने, आपने तैयारियां शुरू कर दी? जी, अगर असम्बली टूटती है तो आइनी तकाजा है कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर वो असम्बली पंजाब की और KPK की डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक गैर आइनी अमल होगा, एक गैर जमहूरी अमल होगा और हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अगर वो करता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपना कंपल्शन है वो ये है कि वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन वो जो चाहता था कि जनरल इलेक्शन वो तो नहीं होंगे जी। लेकिन 1 से लेकर 10 तक अगर आप जो इलेक्शन वो चाहता था वो नहीं होंगे। चले ठीक है, वो भी फिर देखेंगे नहीं कि वो कितनी देर आप रोकेंगे। लेकिन अगर आपने 1 से लेकर 10 तक अगर आपको इम्कानात का खेल बनाना हो तो आप बताएं कि इम्कान किसका ज़्यादा है? इंतखाबात होने का ज़्यादा है या असम्बली डिसॉल्व होने के बाद जो मामलात होंगे उनका ज़्यादा है? मतलब बाई इलेक्शंस का ज़्यादा इम्कान है या असम्बली डिसॉल्व होने का ज़्यादा इम्कान है? नहीं, असम्बली डिज़ॉल्व अगर होती है तो फिर तो उसी असम्बली का, भले वो पंजाब डिज़ॉल्व हो या KPK हो या दोनों हो, तो उनका ही इलेक्शन होगा। जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन का तल्लक है कि अगर जो है वो असम्बली डिज़ॉल्व करने में नाकाम रहते हैं और इस्तीफ़े दे के चले जाते हैं, जैसे वो कौमी असम्बली से चले गए थे, तो फिर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है। इस मकसद के लिए चौधरी परवेज़ लाई देखें कितनी हिम्मत करता है। अगर तो वो असम्बली तोड़ने पे राज़ी नहीं होता, जो कि इस वक्त वो राज़ी नहीं है, लेकिन उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, उसके पास रास्ता कोई नहीं है कि या तो वो PTI की माने या फिर ये है कि वो अदरवाइज़ जो है वो उसके लिए कोई सियासी रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारे साथ पहले ही वो ऐदो पमा करके मठियाइयाँ तकसीम करके, मठियाइयाँ दे के, दुआए खैर करके, तो वो फिर
जो है वो चेंज हुए थे। तो अब बार बार जो है वो फिर इधर से उधर होना जो है ये किसी हद तक जो है वो फिर मुमकिन नहीं रहता। तो ये जो बातचीत राणा साहब हो रही थी कि अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है और पंजाब के अंदर कौमी इंतखाबात से पहले इंतखाबात करवाने पड़ते हैं KPK के साथ, तो फिर आप का जो अरेंजमेंट है, गवर्नर राज का अरेंजमेंट हम सुन रहे थे, एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, वो तमाम अरेंजमेंट्स, इसका मतलब आपने पसे पुश डाल दिए, अब अगर डिज़ोल्व हो गई तो सीधा इलेक्शन होगा? नहीं, हम अपनी इंटेंशन शो करने के लिए कि हम इस अमल को गैर जमहूरी अमल समझते हैं, गैर आइनी अमल समझते हैं, और इस तरह से जलसों में, फ्रस्ट्रेशन में, मायूसी में, गैदरिंग करने में नाकाम होके लॉन्ग मार्च की नाकामी को जो है वो आप अगर असम्बलियों को ज़िबा करके जो है वो जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये बात गलत है। इस मकसद के लिए हम अदम एतमाद की तहरीक या हम गवर्नर से एडवाइस के एतमाद का वोट लें, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पेश नज़र थीं, हमारे पेश नज़र हैं। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक में मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मौजूदगी में वोट अगर डाला भी जाए जो है वो इधर, तो वो अपना बंदा भी डी-सीट हो जाएगा, वोट गिना भी नहीं जाएगा। तो इसलिए अदम एतमाद तो वर्चुअली जो है ना वो ख़त्म हो गया जब तक वो फ़ैसला इन फील्ड में है। बाकी रही बात गवर्नर की एडवाइस की, तो वो हम देखेंगे। अगर तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी गवर्नर की एडवाइस मुझे भिजवाएँ और मैं इसमें जो है वो कोई रास्ता निकालना चाहता हूँ, तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। अगर उनकी अक्सरियत इंटैक्ट रहती है या वो इस फैसले पे आते हैं तो फिर हम बिला जवाज़ जो है वो एडवाइस का नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन हमारे पेश नज़र ज़रूर हैं। उनकी तो फिर मेजॉरिटी तभी कायम रहती है ना कि अगर आप उनको वोट दे दें और उनकी हुकूमत का हिस्सा ना बने, सो इन अ वे वो माइनॉरिटी हुकूमत के तौर पे काम करते रहें, वरना इसके अलावा 7 बंदों के साथ वो मेजॉरिटी तो नहीं बना सकते ना। नहीं, उनके पास 10 आदमी हैं और कुछ आदमी उनके पास PTI के भी हैं। अगर 10 से 15 आदमी जो हैं वो हमारी तरफ आ जाएं तो वही नंबर हमारा हो जाता है जो इस वक्त उनका है। तो हुकूमत फिर आपकी बनेगी ना कि उनकी बनेगी? पर ये तो फिर यानी जब एक रीएडजस्टमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती है, तो उसमें फिर खैर कुछ भी हो सकता है। फिर ये तो बात होने और करने के बाद ही जो है वो चीज़ सामने आ सकती है। अच्छा, अभी आपने जिक्र फरमाया शुरू में कि आप नवाज शरीफ साहब की मुमकिना वापसी के लिए जो तैयारियां हैं वो भी आपकी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा है। तो हम अब मफरूज़ा ये बना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हैं कबल अज़ वक्त और मरकज़ में नहीं हो रहे, तो नवाज शरीफ साहब पंजाब के यानी सूबाई इंतखाबात के लिए पाकिस्तान में आ सकते हैं। ये दुरुस्त मफरूज़ा है कि नहीं? ये बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं तलत साहब आपको ये कह दूं कि ये पंजाब का जो इलेक्शन होगा ये कोई मामूली बात नहीं होगी। इट इज़ 65% ऑफ पाकिस्तान, और ये इलेक्शन जो है ये अगले अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन का भी फैसला कर देगा। जो पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाएगी इन इलेक्शन के बाद, वही जो है वो सर्वाइव और अपना जो है वो कामयाब होगी अक्टूबर में इलेक्शन के। इसलिए ये इलेक्शन अगर होता है तो ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं होगा, और हम इसकी भरपूर तैयारी में लग गए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन कैंपेन को जो है वो आके लीड करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि उनकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह ताला हम इस इलेक्शन में कामयाबी अक्सरियत हासिल करेंगे और पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाने के काबिल होंगे। अच्छा, आप ज़रा आ जाए इस पर। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला मैंने दिया, तो आप इमरान खान को जब फ्रॉड, फितना, झूठा, जब ये सारा कुछ कहते हैं, चले आपका एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके बाद फिर बातचीत की राणा साहब गुंजाइश किधर रह जाती है? आपने किसके साथ बात करनी है? आप फिर क्यों कहते हैं कि हमने बातचीत करनी है जब आप इस किस्म के अलकाबात से उनको नवाजते हैं? देखें, रियासती और कौमी अमूर जो हैं, जो पाकिस्तान है वो सब चीज़ों से जो है वो मुकद्दम है। आपके इल्म में है कि 2014 में इसने 126 दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर डी चौक में वो कौन सी गाली है जो इसने नहीं दी, वो कौन सा जो ठट्ठा है जो इसने नहीं किया।
यानी इस कदर वल्गैरिटी का इसने कल्चर जहाँ वहाँ पे प्रमोट किया, और उस वक्त से जो है वो कल्चर आगे से आगे प्रमोट ही होता रहा है। इसके बावजूद जब एपीएस का जो है वो दर्दनाक अफसोसनाक सानिया हुआ, मियाँ नवाज शरीफ ने कौमी यकजहती की खातर इसे ख़ुद फ़ोन करके कहा कि इस वक्त कौमी मफाद का तकाज़ा है, रियासत का तकाज़ा है कि हम सब मिल के बैठें, आप तशरीफ़ लाएँ, हम जो है वो इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुतफ़िक़ा लाहे अमल करना बनाना चाहते हैं। तो ये फिर तशरीफ़ लाए थे और उसके बाद जो है वो वहाँ पे बैठ के वो जो सारा मामला हुआ जिससे दहशत गर्दी पे ऊपर सही मानों में बहुत कारी ज़रब लगी, वो आपके इल्म में है। तो मामला ये है कि कौमी मफाद में पीडीएम की क़यादत या पीएमएलएन की क़यादत तो जो है वो हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन यही आदमी ऐसा है कि ये अगर इसको इक़्तिदार ना मिले तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिर जाए, पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए। यानी उसके नज़दीक पाकिस्तान का वजूद सिर्फ इसी सूरत में है कि उसे इक़्तिदार मिले। अगर उसे इक़्तिदार नहीं मिलता तो फिर नाउज़ बिल्लाह पाकिस्तान की जो है वो वजूद जो है ना उसकी नज़र में जो है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन राना साहब, ये वही शख्स है जिसके साथ आपने निगोशिएट भी करना है ना, ये वही शख्स है जिसके साथ आपने बैठ के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे भी बात करनी है, ये वही शख्स है जिसके साथ आपने बैठकर अगले मामलात भी तय करने हैं। तो अगर ये वही शख्स है तो फिर वही तो मेरा बुनियादी सवाल वापस आ जाता है, तो फिर आप किससे बात करेंगे अगर ये ऐसा ही शख्स है तो? नहीं, देखें, मामला ये है कि ऐसा होने में तो कोई शक ही नहीं है, उसके फितना होने में कोई शुबा नहीं है, उसके झूठा होने में कोई शुबा नहीं है, उसके फ्रॉड होने में कोई शुबा नहीं है, चोर होने में कोई शुबा नहीं है। ये तोशा खाना का जो साबित हुआ है, रसीदें तक जो है वो जाली साबित हो गई हैं, ऑडियो में जो है वो मुर्शद जो है वो घड़ियाँ बेचती जो है वो साबित हो गई है। रंगे हाथों ये चोर जो राना साहब वो कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी है, वो कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी है, मैं बेचूं ना बेचूं किसी को क्या? नहीं पर ऐसा तो ये खुद ही जो कहता रहा है इससे पहले, मेरी घड़ी मेरी मर्जी वाली बातों में, और ये जिस तरह के स्टैंडर्ड इसने सेट किए हैं, मीडिया तो रोज़ चला रहा है, तो ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा भी नहीं इंशाअल्लाह। तो अब मामला ये कि सारी सूरत हाल में बावजूद इसके कि ये सारा कुछ दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त एक सियासी जमात को हेड कर रहा है और तमाम अगर पॉलिटिकल फोर्सेस में किसी बात पे कंसेंसस होना है तो लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी जगह पे, लेकिन आपको सबके साथ बैठना भी पड़ेगा और सबके साथ बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए माहौल जो है ना उसमें से आपको जहरीलापन निकालना पड़ेगा। मैं मुराद सईद का सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को ख़त जो है वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी जान को वैसा ही ख़तरा है जिस तरह के अरशद शरीफ को था, और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जो है, जो उन्होंने कोट किया है मुबैना तौर पर जो उनके पीछे लोग लगे हुए हैं और जो उनकी जान ले सकते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रही है, FIR दर्ज नहीं कर रही। तो उन्होंने तो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भारी भरकम किस्म की FIR नुमा एक तहरीर करके सदर को भिजवाई हुई है। इस माहौल में आप कैसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे? मुराद सईद का मुकदमा में देखा होगा। नहीं, ये तो इनकी आदत है ना, ये तो इस किस्म की गुफ्तगू करने और इस किस्म की जो है वो अफवाहें फैलाने के जो है वो मास्टर हैं। ये मुराद सईद की क्या, इमरान खान साहब ख़ुद ये बातें जो है वो अपनी तकारीर में कई बार 100 बार कर चुके हैं कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने 4 बंदों के नाम जो है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है। 3 बंदों को उन्होंने नामजद कर दिया है वज़ीराबाद के जो है वो इंसिडेंट में कि जी। तो राना साहब उन पर हमला हुआ ना फिर? ये तो नहीं कि उन पर हमला नहीं हुआ, उन पर हमला तो हुआ ना फिर राना साहब, कि नहीं? उन पर हमला एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ने किया। मैं दावे से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि उसके पीछे कोई नहीं था। वो एक ऐसा ही रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी था जैसा एक आदमी उठा, उसने पिस्टल लिया और जाके चौधरी एहसन इकबाल के ऊपर फायर कर दिया। ऐसा ही आदमी एक उठा, उसने ख्वाजा आसफ के जो है वो ऊपर स्याही फेंक दी। ये इस किस्म की मोटिवेशन जो है ये लोगों को हो जाती है। उसका जो मोबाइल बरामद हुआ है, उससे जो मवाद बरामद हुआ है,
वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसके ना आगे ना पीछे कोई जो है वो ना साजिश है ना कोई बंदा है। ये भले जो मर्ज़ी कहते रहें लेकिन हकीकत जो है वो ये है। तो ठीक है, वो क्योंकि ये गुफ्तगू तो इस किस्म की करते हैं, ये ख़ुद को जो है वो एक वीडियो में एक इनकी पार्टी की खातून जो है वो इनके मतलब क्या कह रही हैं और ये खड़े होकर सुन रहे हैं। इन्होंने उसको मना नहीं किया कि भाई खुदा का नाम मानो, मुझे इस दर्जे पे जो है वो तुम ना खड़े करो। तो ये चीज़ें जो हैं ये रिलीजियसली लोगों को, तो आप कह रहे हैं कि मुराद सईद की जान को कोई खतरा नहीं है? बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आप ये कह रहे हैं कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है? जी, उनकी जान को भी कोई ख़तरा नहीं है और अरशद शरीफ की जान को भी पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। अगर वो पाकिस्तान में रहता तो आज ज़िंदा होता। तो पाकिस्तान छोड़ने के लिए उनको तो एक बाकायदा थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था ना, वो केपीके की हुकूमत की तरफ से। वो थ्रेट अलर्ट जो है वो फरमाइशी था। आप मुझे बताएं कि अगर ये इतने ही उसके हमदर्द थे तो उसको धक्के दे के बाद क्यों भेज रहे थे? मुराद सईद ने उसको घर से लिया, अपनी गाड़ी में लेके गया, रात जाके सीएम एनेक्सी में ठहराया, सुबह सीएम का प्रोटोकॉल जो है वो जाके उसको जहाज़ में बिठा के आया। वो भाई इसे आप सीएम हाउस में कमरा दे दें, जिस तरह से आपने पीएम हाउस में वो तैयबा गुल को जो है वो महीना ठहराए रखा सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए उसको, नैब के चेयरमैन को, तो आप उसको 2 महीने 3 महीने जो है वो आप उसको रखें सीएम एनेक्सी में, उसको सिक्योरिटी दें, उसको अपना जो है वो अपना जो है वो पूरी तरह से हिफाजत में रखें वहाँ पे, तो कौन उनको जो है वो नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन उन्होंने उसे धक्के दे के उसको जो है वो दुबई भेजा और दुबई से मुड़ के बाद में जो है वो उसको कीनिया भेज दिया। अच्छा राना साहब, बिल्कुल मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर ये आर्गूमेंट करना कि कुछ हो नहीं रहा पीटीआई के साथ, वो बहुत मुश्किल है। आज़म सवाती के साथ जो कुछ हो रहा है, आपने खुद झूठे मुकदमा आज़म सवाती के साथ क्या हो रहा है? खुद सारे पाकिस्तान में आप घुमा रहे हैं उनको, कोई सूबा नहीं छोड़ा जहाँ पे उनके खिलाफ एफआईआर है। वो सुन ले, नहीं सुन ले ना, अगर वो सारे पाकिस्तान में घूमे या हर ज़िले में घूमे, एक आदमी जो है वो मुल्क के 2 अदारों को जो है वो मलाइन करता है, गाली देता है, वो यानी जो है वो अदलिया को कहता है कि आप जो है वो फ़ौज के इशारों पे फ़ैसले कर रहे हैं, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद देता है कि आप डाकू चोर जो है वो बरी करवा रहे हैं, तो उस बात को जहाँ कहीं भी कोई सुने, वो सुन के उसके ख़िलाफ़ शिकायत करे, और वो अगर मुकदमा सही दर्ज हुआ है तब भी अगर गलत हुआ है तो अदालत उसका फ़ैसला करेगी। हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने फ़ैसला किया है, सिंध का हाई कोर्ट जो है वो फ़ैसला करेगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या वो ट्वीट उन्होंने नहीं किया? वो खुद तस्लीम करते हैं कि मैंने किया है, वो उसके एक एक लफ्ज़ को जब ऑन कर दें। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो कोई हीरोइन का जो है वो थैला डाल दिया गया, उनके ऊपर जो है वो कोई क्लाशन को जो है वो डाल दी गई, उनको किसी कत्ल के मुकदमे में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जो ट्वीट उन्होंने किया उस ट्वीट में ही कानूनी कार्रवाई हो रही है ना, और वो ट्वीट को खुद वो तस्लीम करते हैं और किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। यानी अगर जो है वो इनको हाई कोर्ट या अदालतें बरी करें वो बिल्कुल ठीक है, इनकी घर बैठे जो है वो बेल बोर्ड रेस्ट से ज़मानतें लें बिल्कुल ठीक है, इनकी तमाम 17 मुकदमों में ज़मानतें कन्फर्म करें वो भी बिल्कुल ठीक है। और अगर मियाँ शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज को कोई अदालत बरी करे तो वो अदालत जो है वो किसी के कहने पे कर रही है, वो अदालत जो है वो अप्रोच हो रही है और उन डाकुओं और चोरों को जो है ये चीफ़ ऑफ आर्मी छुड़वा रहा है। यानी ये कोई जस्टिफिकेशन है इस किस्म की गुफ्तगू करने की? और फिर उसको ओन भी कर रहा है वो कि हाँ जी मैंने किया है, या तो ये कहना कि नहीं जी ये किसी ने गलत कर दिया है और उसके बावजूद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। उसने ओन किया है। जो शहबाज गिल ने जो ARY के ऊपर स्टेटमेंट दी है, आप मुझे बताएं कि उसको कोई डिफेंड कर सकता है? हाई कोर्ट के जिस जज ने, चीफ जस्टिस ने उसे बेल दी, उसने भी कंडेम किया। उसने कहा मैं बेल इसको दे रहा हूँ लेकिन इसका जो बयान है वो अनएक्सेप्टेबल है। तो मामला ये कि आप इस बात को एप्पल ऑरेंज जो है ना, ये इनको जो है वो अपना जो है वो आप इस तरह से तो जो है वो कंपेयर ना करें। हमारे ऊपर तो जनाब जिस किस्म के मुकदमे दर्ज होते थे, नैब जो करती थी या जिस तरह का मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया गया, उनमें और इस बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
राणा साहब, मैं इस पॉइंट को ज़रा लेबर नहीं करना चाहता। मैं एक ब्रेक में जाके बल आपके पास वापस आऊँगा और ज़रा सा सवाल करूँगा कि जब निज़ाम आपसे नाला हो जाता है तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। मैं ज़रा आपकी राय और इनसाइट भी इस पे लेना चाहूँगा और उसके बाद कुछ और हालात पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, राना सनाउल्लाह खान हमारे पास मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। उनके साथ हम बात कर रहे हैं। राना साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, दोबारा से सवाल दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप कह सकते हैं उनके लीडरान के साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके अपने अल्फाज के गंभीर नताइज हैं, लेकिन जब निज़ाम आपसे नाराज़ हो जाता है तो आपने उसकी सख्ती देखी है, तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते ना कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है मुकम्मल तौर पर मेरिट पर हो रहा है। इतनी सख्ती तो ना करें ना आप पीटीआई के साथ। नहीं, देखें, अगर मैंने एक बात की है वो बात डिफेंडेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, अदालतें ये कहती हैं, जज ये कहते हैं, और वो बात जो है वो मैंने की है, मैं ओन करता हूँ उसका, तो अगर उसकी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस है तो बिल्कुल मेरे ऊपर अगर हो रही हैं तो मुझे उनको डिफेंड करने का, मुझे अदालतों से रिलीफ हासिल करने का मुझे पूरा हक हासिल है। लेकिन बात मैं करूँ जनाब अपना किसी अदारे के ख़िलाफ़, बात मैं करूँ किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, पकड़ लिया जाए मुझे जो है वो अपना 15 किलो हीरोइन में पकड़ लिया जाए, मुझसे बरामद कर ली जाए कलाशनकोफ, या मुझसे जो है वो कोई और जो है वो अपना कत्ल के किसी मुकदमे में मुझे गिरफ़्तार कर ली जाए, ये जुल्म है जो इससे पहले होता रहा है। मैं समझता हूँ कि अब अगर ये नहीं हो रहा तो हमें इसमें फ़र्क ज़रूर करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर एक मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज होने के बाद सखर में नहीं हो सकता तो ठीक है, अदालतें इसका फ़ैसला कर दें। अगर वो कोयटा में नहीं हो सकता, अदालतें इसका फ़ैसला कर दें। लेकिन ये फ़ैसला जो है, ये मुकदमा जो है, ये मुकदमा वही दर्ज होना चाहिए जो किसी ने कहा है या किसी ने किया है। ये नहीं कि किया कुछ है, कहा कुछ है और मुकदमा जो है वो बिल्कुल ही कुछ और ही दर्ज हो रहा है। अच्छा राना साहब, ज़रा अरशद शरीफ के मर्डर के ऊपर भी हुकूमत की तरफ से कुछ पेशरफ्त के ऊपर कुछ कौम को बताना तो चाहिए कि क्या हुआ, तहकीक क्या हो रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन बतौर वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर आप हमें तो कुछ बताएं कि आपकी तरफ से क्या खबर है इसके ऊपर। देखिए तलत साहब, इसमें जो है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पे जो बिल्कुल जो है वो वाज़े निखर के सामने आ जाती हैं। नंबर 1, अरशद शरीफ का कीनिया जाना जो है उसके इस बदकिस्मत इंसिडेंट का जो है वो बायस बना। अगर वो कीनिया में ना जाता तो मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि शायद ये वाक़या उसके साथ जो है वो ना होता। अब उसको कीनिया भेजने में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बिल्कुल क्लियर है। जिसने उसे दुबई में ठहराया, जिसने उसे वीज़ा लेके दिया, जिसने उसे जो है वो वहाँ पे जो है वो यानी ठहराया वहाँ पे, जिसने उसके लिए होस्ट जो है वो ढूंढा, उसका वो दोस्त है। अब अगर इन्होंने किसी के कहने पे उसे भेजा है तो वो मैं नहीं कह सकता, ये तो फिर एविडेंस या इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन भेजा उन्होंने है। अब आ जाएं आगे कीनिया में। कीनिया में देखें, पुलिस ने इस बात की ज़िम्मेदारी ली है कि जी हमने मिस्टेकन आइडेंटिटी में जो है वो फायर किया और बंदे को लग गया है। हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है। अब इस टारगेट किलिंग से पुलिस के वो लोग और साथ वकार और खुर्रम, ये किसी तौर पे जो है वो बाहर नहीं जा सकते। अगर पुलिस के वो लोग और खुर्रम और वकार फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस जो है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या GIT को अगर मिल जाएं तो उन पे भी ये बात साबित हो जाएगा कि इन्होंने ये सारा कुछ जो है वो इन्होंने ये वारदात या ये इंसिडेंट जो है ये किया है। और अगर उनके को आगे पीछे है तो वो भी सारी बात जो है वो खुल जाएगी। लेकिन इसमें बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कीनिया की पुलिस के लोग जो हैं उनको ख़िलाफ़ तो हम मुकदमा दर्ज ही नहीं कर सकते, वो फॉरेन नेशनल है। और जो खुर्रम और वकार है उसके ख़िलाफ़ हम मुकदमा दर्ज करने में सिर्फ इसलिए जो है वो कामयाब हुए हैं कि वो पाकिस्तानी नेशनल है। तारक वसी साहब जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं। अब ये बंदे जो हैं ये कीनिया से
हमें मिल जाएं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये तफ्तीश जो है इस केस की, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। बाकी इल्ज़ाम तराशी है, तुकबंदी है, अब क्या सराई है कि जी फ़लाँ होगा, फ़लाँ ने ये किया होगा। लेकिन राना साहब, ये आपने जो एफआईआर दर्ज की है, ये कोर्ट के आपको कोर्ट के कहने पर ये करनी पड़ी। कोर्ट ने जो जेआईटी बनाई थी उसको उसने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, कोर्ट ने स्टेटमेंट्स तलब की। ये बहुत सारा काम जो आप कर सकते थे वो कोर्ट के जरिए हो रहा है, इसकी क्या वजह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामला ये है कि हुकूमत ने कोर्ट को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि जी आप इसके ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दें। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता तो फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो इस मुकदमे की एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो करार पाती। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो हमारे पास जो है वो मौजूद थी, हमने वो अदालत में पेश कर दी और उसके बाद अदालत ने वो इंक्वायरी कमीशन बनाने की बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो है वो एफआईआर लॉन्च करें और इन्वेस्टिगेशन के लिए जेआईटी बनाएं। जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जेआईटी हमने बनाई थी वही जेआईटी इस वक्त भी है। उसमें डीआईजी हेडक्वार्टर जो है वो जेआईटी के कन्वीनर हैं, मुतलका एसएचओ और एसपी जो हैं वो उसके मेंबर हैं। जो 3 मेंबर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कहने पे डाले गए हैं और बाद में उनके नामों की कंफर्मेशन हुई है, वो एमआई, आईएसआई और जो है वो आईबी के लोग हैं। वो उन एजेंसीज ने बंदे दिए हैं, वो हमने पेश कर दिए, उन्होंने उनको जो है वो इंडोर्स कर दिया, हमने वो नाम डाल दिए। जो जेआईटी के मेंबर्स हमने बनाए थे वही मेंबर हैं, अभी वही हैं, और बाकी ये 3 लोग हैं। अब ये जेआईटी जो है ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की वो बाउंड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उनके लिए एक जो है वो शुरुआत के तौर पे जो है वो एक इंफॉर्मेशन कह लें या एक एविडेंस कह लें, तो उसको वो आगे लेके चलेंगे। अब कीनिया जब वो जाएंगे तो वहाँ से वो जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके आएंगे तो फिर आप इस बात को जो है वो अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ हुई तो कर सकेंगे, वरना जो मैंने अर्ज़ किया है यही है। इससे बात आगे पीछे जो है वो आगे नहीं जा सकती। लेकिन अर्शी शरीफ की जो वालदा है, बिल्कुल आखिर में उन्होंने जो स्टेटमेंट सबमिट की है उसके अंदर तो उनका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, देखें, अरशद शरीफ की जो वालदा है उसको ये पीटीआई के कुछ लोगों ने और एक निजी चैनल के लोगों ने इस बुरी तरह से उनको घेरा हुआ है। ये इतना उनके ऊपर पहरा देते हैं कि ये किसी उनको हवा नहीं लगने देते। यानी सो मच सो कि जब अरशद शरीफ की डेड बॉडी आ रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे कहा कि आपको भी जाना चाहिए और ऑफिशियली हमें उसकी डेड बॉडी जो है वो रिसीव करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। तो इन्होंने मुराद सईद ने जाके उनके घर में फटा डाल दिया कि जी राना साहब को रोकें, वो जो है वो ना आए वहाँ पे। तो बाकायदा अरशद शरीफ की वालदा ने मुझे मैसेज भेजा कि आप मेरे पास घर आ जाएं अफसोस के लिए, लेकिन आप वहाँ पे ना जाएं क्योंकि वहाँ पे जो है ना ये लोग इस चीज़ को जो है वो अच्छा नहीं समझ रहे। तो ये लोग जो है ये अपने ग्रूही और सियासी मफादात के लिए उस फैमिली को जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं और इन्होंने उनकी वालदा को बाहर मंगवाने की भी कोशिश की है। सलमान इकबाल साहब ने बड़ा ईडी चिट्ठी का ज़ोर लगाया है उनके वीज़ा लगवाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, कि जी उनको जो है वो लंदन जो है वो बुला लिया जाए। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो वीज़ा नहीं मिला या फिर वो जाने पे तैयार नहीं हुई। तो ये फैमिली जो है ये बदकिस्मती है कि इन लोगों के ज़ेरे असर है वो। राना साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान हमें बता रहे थे कि हालात व वाक़यात सियासी व दीगर क्या हैं। आइए नाज़रीन, अब कुछ अहम बातों के बारे में भी सोचते हैं। पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वहाँ पर वाक़या हुआ, अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस ने चमन के अक्रॉस फायरिंग की, गोलाबारी की, जिससे 8 अफराद शहीद हुए, 21 ज़ख्मी हुए। अब मैं आपको चमन लिए चलता हूँ। सईद अचकज़ई वहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदा समा न्यूज़। सईद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तला साहब।
ये बताइएगा कि वाक़यात तो पहुंचे हम तक ऑफिशियल सर्कल से, लेकिन जो डैमेज है वो कितना डैमेज है वहां पर? आपने तो विजिट किया, वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल तलत साहब, कल जब ये वाक़या हुआ तो डायरेक्टली जो अवाम फोर्सेस थे उन्होंने शहरी आबादी को जो है वो निशाना बनाया गया, और हल्के हथियारों के साथ साथ उन्होंने जो भारी मटर गोले थे या जो तोपखाने थे उनका आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऐसा लग रहा था कि उनकी लड़ाई जो है वो शहरियों के साथ ही है। मटर और तोपखाने के गोले लगने से जो शहरी है उनको काफ़ी नुकसानात उठाना पड़ा। कपड़े से भरे हुए ट्रालरों में जो है वो मटर के गोले लगे, उसमें आग लग गई। होटल्स में गोलियां, मटर के गोले लगे, तोपों के गोले लगे। वहाँ पर जो मार्केटें थे उसमें जो मटर के गोले लगे, जिससे काफ़ी माली नुकसानात भी उठाना पड़ा आवाम को, और जानी नुकसानात भी उठाना पड़ा आवाम को। अच्छा सईद, मैं देख रहा था जो ऑफिशियल रिस्पांस है, अब ISPR की तरफ भी से भी बयान आया जिसमें बताया कि हमने सोचा समझा लेकिन मौसर जवाब उसका दिया। फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान है कि जी ये जो वाक़या हुआ ये जो हमारा भाइयों वाला तल्लक है उसके मयार के मुताबिक नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये वाक़या छोटा नहीं है, कुछ छोटी मोटी फायरिंग नहीं हुई, शहीद हैं 8, 21 ज़ख्मी, इतनी डैमेज हुई है। तो आपको लगता है कि ये गलती से हुआ या सोचा समझा था या क्या? नहीं तलत साहब, यह मुमकिन नहीं है कि गलती से मतलब इस तरह कई घंटे जो है वो तोपखानों और मटर गोलों से फायरिंग करे और इनको सिर्फ एक गलती कहे। एक मटर गोला वहाँ से नहीं फेंका गया, न 2 फेंके गए, बल्कि दर्जनों की तादाद में मटर गोले और तोपखानों से जो है वो वहाँ पर जो है वो गोलियां वहाँ से बरसाई गई। चमन शहर की जो सिविलियन आबादी थी, ये सोचा समझा एक मंसूबा था, एक साजिश थी। और वहाँ से जो अफगान साइड से हमें जो फुटेजेस मिली थी, वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर उनकी जो वीडियोस हमने देखी, वहाँ से काफ़ी भारी तादाद में जो अफगान फोर्सेस थे वो बॉर्डर साइड पर रवाना होते हुए दिखाए गए थे और भारी असले से लेस थे। तो एक सोचा समझा मंसूबा था और शहरी आबादी को जो है वो गलती से निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि टारगेटेड उनका अमल था, जिसे आवाम को काफ़ी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? बॉर्डर तो खुला हुआ है लेकिन टेंशन तो होगी कि नहीं? जी बिल्कुल तलत साहब, बॉर्डर तो खुला हुआ है, मामूल के मुताबिक आमदरफ्त भी हो रही है, ट्रेड भी हो रही है, ट्रांजिट भी जा रही है, आ रही है। लेकिन जो ताजर है या जो शहरी है या जो सिविलियन है उनमें काफ़ी खौफ हरास पाया जाता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मतलब इस तरह सिविलियन आबादी को मतलब ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि सिविलियन आबादी को जो है उन्होंने निशाना बनाया। इससे कबल भी उन्होंने सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया है। माजी में भी इस तरह के जो हमें मिसाल है वो मिसालें मिलती है कि अवाम फोर्सेस जो है वो शहरी आबादी को जो है वो निशाना बनाते रहे और आवाम को नुकसान उठाना पड़ा। जो कारोबारी हजरात या जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उसमें काफ़ी खौफ हरास पाया जाता है, क्योंकि एक गैर यकीनी। लेकिन बिल्कुल आखिर में सईद, ये तालिबान का निज़ाम बनने के बाद तो शायद ये पहला इतनी बड़ी नौयत का वाक़या है कि नहीं? जी बिल्कुल, इससे पहले भी वाक़या तो हुए हैं, लेकिन इस तरह मतलब बड़े तोपखानों से या मटर गोलों से चमन की शहरी आबादी को निशाना बनाना ये पहली मिसाल हमें मिल रही है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने चमन शहर को टारगेट बनाकर बड़े तोपखानों और मटर गोलों से उसको निशाना बनाया, जिससे जो सिविलियन है उनको जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। सईद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सोचने के हमने इतना वक्त इतनी काविश की है और इसके बावजूद हमारे बॉर्डर के ऊपर हालात ये हैं। आज सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद किस्म की गोलाबारी का सामना करना पड़ा। उनके ट्वीट्स के हवाले से मैं बाद में बात करूंगा। ज़रा शायान से पूछते हैं कि बाकी ट्रेंड्स क्या हैं। जी शायान। जी तलत साहब, आज हमने जो स्पेशल कुछ ट्रेंड्स शामिल किए हैं प्रोग्राम में वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हमने एक ट्रेंड लिया है जो इस वक्त भी ट्रेंड कर रहा है, नॉट आउट। क्रिकेट से
मुताल्लिक है। मुल्तान टेस्ट जो पाकिस्तान हार गया वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, एक बार फिर हमारी बैटिंग लाइन नाकाम हो गई और सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद इंग्लैंड सीरीज़ भी जीत गया। 2-0 की फैसला कुन बरतरी उनको हासिल है। सियासी ट्रेंड चल रहा है। इमरान खान साहब का बयान है जो कल का, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, इस पर कोई तकरीबन अब तक 35,000 से ज़ायद ट्वीट्स हो चुके हैं और हर घंटे इसमें कोई 700-800 ट्वीट्स का इजाफा हो रहा है। इसके जवाब में एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, इमरान खान जवाब दो। उसमें ट्रेंड में ये बातें की जा रही हैं कि घड़ी आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये कौम की अमानत है, ये कौम का असासा है। तो इस पर भी 50,000 के करीब ट्वीट हो चुके हैं और इसमें भी 300-400 ट्वीट्स का हर घंटे में इजाफा हो रहा है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है चमन में, जिस तरह कल दहशतगर्दी कहें इसको या कुछ और, कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की जो फायरिंग से वो 6 शहरी शहीद हो गए। ये भी ट्रेंड कर रहा है और इस पर शहरी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अब तक इस पर भी 10,000 से ज़ायद ट्वीट हो चुके हैं और सबसे पहले जो ट्रेंड मैंने आपको बताया नोट आउट चल रहा है, 3,50,000 तक इस पर भी ट्वीट्स अब तक हो चुके हैं। शायन, बहुत शुक्रिया। आपने जिक्र किया था कि संजरानी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर की जद में है। शरीफ मज़ारी ने कहा कि मुकम्मल तौर पर बेशरम शख्स है ये कहता है कि ये कस्टोडियन है पार्लिमान का, लेकिन सेनेटर आज़म सवाती जो कस्टोडियल टॉर्चर जो सफ़र कर रहा है और जेल में उसको रखा हुआ है, एक सूबे से दूसरे सूबे उसको ले जाया जा रहा है झूठी FIRs के तहत, ये उसके ऊपर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देता। अब सादिक हसन जिलानी जो है, इनका मामला बड़ा दिलचस्प है। सादिक हसन जिलानी जब बन गए सेनेट चेयरमैन तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबारकबादियाँ वसूल कर रहे थे। इमरान खान ने कहा, और उनका तस्वीर लगी हुई है जिसमें आसमान की तरफ वो देख रहे हैं, कि मुबारक हो सादिक हसन जिलानी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, आपने सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जीत लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि बलूचिस्तान और फॉर्म ऑफ फाटा के जो 2 स्लॉट्स थे वो मेरी पॉलिसी जिसके ज़रिए मैं मेन स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ उन ग्रुप्स की जो मार्जिनलाइज हैं वो कामयाब हुए। शरीफ मज़ारी ने भी उस वक्त बड़ी धूमधाम से सादिक हसन जिलानी को मुबारकबाद दी और कहा कि वेल डिज़र्व विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। कैसी ओनरशिप थी, ज़रा हम आपको मनाजर भी दिखा देते हैं कि कैसे खुशी के साथ हंस रहे थे, डांस कर रहे थे। माइनॉरिटी पार्टी होने के बावजूद मेजॉरिटी सीट जो है इन्होंने ले ली, लेकिन आज यही संजरानी है जो भाता नहीं है।